तारीख 14 मई 1948। इस दिन दुनिया में एक नया मुल्क वजूद में आया, इजराइल। यहूदियों ने फिलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से खदेड़ दिया। हज़ारों लोगों का कत्ल हुआ। लगभग 7.5 लाख फिलिस्तीनी अपनी ज़मीन छोड़कर भाग गए। कुछ ने पड़ोस के देशों में शरण ली, कुछ फिलिस्तीन के ही अलग अलग ज़मीन के हिस्सों में शरणार्थी बनकर रह गए। ऐसा ही एक हिस्सा था फिलिस्तीन का जेनिन। ये जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित था। इस ज़मीन के टुकड़े ने हज़ारों फिलिस्तीनियों को शरण दी। कालांतर में जेनिन का ये इलाका जनसंख्या के लिहाज से और बड़ा होता चला गया। लोग यहाँ टेंट लगाकर रहने लगे। फिर 1950 के दशक की शुरुआत में यहाँ एक बर्फीला तूफान आया। तूफान अपने साथ तबाही लाया, लेकिन 1953 में फिलिस्तीनियों ने इसे फिर बसाकर खड़ा कर दिया और इसी साल आधिकारिक तौर पर यह जेनिन रिफ्यूजी कैंप बना। इस समय यहाँ 25,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में इस तरह के 19 और रिफ्यूजी कैंप मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला कैंप यही है, जेनिन रिफ्यूजी कैंप। आज हम इस कैंप की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसी रिफ्यूजी कैंप में 2 फिलिस्तीनी गुटों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। फिलिस्तीनियन अथॉरिटी यानी पीए और जेनिन ब्रिगेड। पीए एक सिविल बॉडी है जिसे ओस्लो एकॉर्ड के बाद बनाया गया था। इस पर फतह का कंट्रोल है। वहीं जेनिन ब्रिगेड फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद पीआईजे नाम के चरमपंथी संगठन से निकला एक गुट है। पीए का आरोप है कि जेनिन ब्रिगेड पीए को कंट्रोल करना चाहता है। वो इजराइल के अति दक्षिणपंथी संगठनों के मंसूबे पूरे कर रहा है। इसी वजह से पीए के सुरक्षा बल जेनिन ब्रिगेड के लड़ाकों पर हमला कर रहे हैं। पीए ने यह भी कहा है कि वो जेनिन रिफ्यूजी कैंप को गाजा की तरह जंग का मैदान नहीं बनने देंगे। तो आज के शो में हम जानेंगे जेनिन रिफ्यूजी कैंप में फिलिस्तीनी आपस में क्यों लड़ रहे हैं, जेनिन ब्रिगेड की कहानी क्या है और इसका गाजा में चल रही जंग पर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा जेनिन ब्रिगेड और पीए से जुड़े झगड़े की। Brought to you by Hire and ITIL. Who got a divertido? Sonido enmecido, conectado. सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं एकदम ब्रीफ में। आपकी स्क्रीन पर फिलिस्तीन का नक्शा दिख रहा है। इसमें आपको फिलिस्तीन के 2 प्रांत दिख रहे होंगे। पहला गाजा पट्टी और दूसरा ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। गाजा पर हमास और ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक पर फतह का कंट्रोल है। वेस्ट बैंक के अधिकतर हिस्सों पर वैसे तो इजराइल ने अवैध कब्जा किया हुआ है, लेकिन नाम के लिए ही सही, फतह को याद रखिएगा। 1993 में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात ने इजराइल के साथ ओस्लो एकॉर्ड साइन किए थे, जिसके बाद फिलिस्तीनियन अथॉरिटी यानी पीए वजूद में आई। ये एक सिविल बॉडी है। इसे ही फिलिस्तीन चलाने की जिम्मेदारी मिली थी। इस समझौते के तहत वेस्ट बैंक का निज़ाम उसके पास होना था, लेकिन हुआ इसके उलट। समय के साथ वेस्ट बैंक के ज़्यादातर हिस्सों में इजराइल ने कब्जा कर लिया। फिर 2007 में हमास और फतह की लड़ाई भी हुई। तब से गाजा हमास के नियंत्रण में चला गया, लेकिन हमास और उससे जुड़े कुछ संगठन वेस्ट बैंक में भी एक्टिव रहे। इनमें से ही एक संगठन था जेनिन ब्रिगेड। जेनिन ब्रिगेड की कहानी क्या है? जेनिन ब्रिगेड पीआईजे का ही एक फ्रैक्शन माना जाता है। 2021 में पीआईजे के ही एक लड़ाके ने इसकी शुरुआत की थी। वैचारिक रूप से भी जेनिन ब्रिगेड पीआईजे के सबसे करीब है, इसलिए पहले उसकी कहानी जानते हैं। ये तस्वीर देखिए। इस शख्स का नाम है फतही शकाकी। शकाकी का जन्म 1951 में गाजा में हुआ। शकाकी ने शरणार्थियों के लिए बने यूनाइटेड नेशंस के स्कूल में पढ़ाई की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद शकाकी मेडिकल की पढ़ाई के लिए इजिप्ट पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात मुस्लिम ब्रदरहुड के मेंबर से हुई। मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट का धार्मिक और राजनीतिक संगठन है। इसके नेता इस्लामिक नीतियों के मुताबिक देश चलाने की हिमायत करते हैं। हमास बनाने में भी इसी संगठन ने अहम भूमिका निभाई थी। बहरहाल शकाकी ने भी इजिप्ट में ये संगठन ज्वाइन कर लिया, लेकिन एक समय के बाद वो उनके कुछ विचारों से असहमत नजर आने लगे। फिलिस्तीनी छात्र आपस में इस्लाम और फिलिस्तीन पर बहस किया करते थे। इसी बहस में उसने फिलिस्तीनियों को 2 वर्गों में बांटा। पहले थे राष्ट्रवादी, जो फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करते थे लेकिन इस्लाम को भूल चुके थे। दूसरे थे रूढ़िवादी, जो इस्लाम की बात करते थे लेकिन फिलिस्तीन को भुला चुके थे। शकाकी इस समस्या को दूर करना चाहते थे। वो राष्ट्रवादियों और रूढ़िवादियों को
साथ लाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने इस्लाम, फिलिस्तीन और जिहाद को जोड़ना शुरू किया। उन्होंने नारा गढ़ा कि हमारा विचार इस्लाम है, हमारा मकसद फिलिस्तीन को आज़ाद कराना है और हमारा रास्ता जिहाद से होकर जाता है। इसी को केंद्र में रखकर इजिप्ट में इस्लामिक जिहाद की स्थापना की गई। शकाकी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। फिर 6 अक्टूबर 1981 में इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सदात की हत्या हुई। इसमें पीआईजे के लोगों का नाम आया। पीआईजे ने इससे इनकार किया। इसी के बाद पीआईजे के सदस्यों को इजिप्ट से निकाल दिया गया। इन लोगों ने वापस लौटकर फिलिस्तीन में पीआईजे का काम शुरू कर दिया। शकाकी पढ़े लिखे नौजवान थे। वो अपना तरीकेकार फिलिस्तीन के नौजवानों तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक मैगजीन निकाली। इसके लिए उन्हें जेल भी हुई। जेल से छूटने के बाद उन्हें लेबनान में निर्वासित कर दिया गया। शकाकी वहां ईरान चले गए। वहां उन्होंने अयातुल्ला खुमैनी से मुलाकात की। ईरान फिलिस्तीन के सशस्त्र विद्रोह को समर्थन देने के लिए राजी हो गए। शकाकी का ईरान आना जाना लगा रहा। फिर 1993 में यासिर अराफात ने ओस्लो अकॉर्ड साइन किया। कहा, हम बातचीत के रास्ते से फिलिस्तीन का मसला सुलझाएंगे। पीआईजे ने अराफात का विरोध किया। ये भी कहा कि अराफात इजराइल के साथ मिल गए हैं। अक्टूबर 1995 में इजराइल ने शकाकी की हत्या कर दी। उसके बाद अब्दुल्ला मोहम्मद सल्लाह को पीआईजे का नेता बनाया गया। धीरे धीरे पीआईजे ने गाजा और वेस्ट बैंक में अपने पैर पसारने शुरू किए। पीआईजे हमास के साथ इजराइल के खिलाफ हमले में शामिल होने लगा। साल 2018 में जियाद अल नखला को पीआईजे का मुखिया बनाया गया। मुखिया बनने से पहले उनका फोकस गाजा में पीआईजे की मिलिट्री विंग अल कुद्स ब्रिगेड्स स्थापित करने पर था। कहा जाता है कि जियाद का फोकस गाजा पर ज्यादा होने लगा था। वेस्ट बैंक पर पीआईजे उतना ध्यान नहीं देती थी, इसलिए साल 2021 में इसके कुछ लड़ाकों ने मिलकर एक अलग गुट की स्थापना कर ली। ये ग्रुप था जेनिन ब्रिगेड। चूंकि इसका फोकस जेनिन रिफ्यूजी कैंप में ज्यादा था, इसलिए इसका नाम भी जेनिन ब्रिगेड ही पड़ा। जमील अल अमूरी इसके फाउंडिंग मेंबर थे। ये फिलिस्तीन के सबसे नए चरमपंथी गुटों में से एक है। अब समझते हैं हालिया विवाद क्या है। 7 अक्टूबर 2023 की जंग के बाद से प्रतिरोध वेस्ट बैंक में भी पहुंचा। गाजा में इजरायली हमले के विरोध में वेस्ट बैंक में प्रदर्शन हुए। जेनिन रिफ्यूजी कैंप भी इससे छूता नहीं रहा। इजरायल ने रिफ्यूजी कैंप में भी छापे मारे। जेनिन ब्रिगेड ने इसका विरोध किया। ये विरोध हिंसा में बदल गया। फिर पिछले महीने से जेनिन ब्रिगेड के लड़ाकों की झड़प पीए के सुरक्षा बलों से भी होने लगी। दिसंबर में ये झड़प बढ़ गई। तब पीए ने प्रोटेक्टिंग दी होमलैंड नाम से ऑपरेशन चलाया। पीए ने जेनिन ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की 3 बड़ी वजहें बताईं। पीए के सुरक्षा बलों के प्रवक्ता अनवर रजब ने कहा, जेनिन ब्रिगेड भाड़े के सैनिक हैं। वो ईरान के इशारों पर नाचते हैं। ये लोग फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के नियंत्रण से बाहर अपना इलाका बनाना चाहते हैं जहां इनका कानून चले। अनवर ने यह भी कहा कि जेनिन ब्रिगेड के लोगों की वजह से बाहरी लोगों का एजेंडा पूरा हो रहा है। ऐसे लोगों का एजेंडा जो लेबनान और सीरिया को कमजोर करना चाहते हैं। हमने मोहसिन रजा से यह भी पूछा कि पीए जेनिन ब्रिगेड पर हमले क्यों कर रही है। दोनों फिलिस्तीनी हैं, दोनों ही चाहते हैं कि फिलिस्तीन एक आज़ाद देश बन जाए। फिर ये लड़ाई क्यों? जो ये ओस्लो अकॉर्ड हुए थे 90s में, अर्ली 90s में, 93 में, उसके हिसाब से हल्के हल्के पैलेस्टीन अथॉरिटी को कंट्रोल मिलना चाहिए था, इख्तियार मिलना चाहिए था। पर इस वजह से इन्होंने वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बांट दिया था, जोन ए, बी और सी। जो कम पॉपुलेटेड एरिया था बिल्कुल ही, वो इसराइल के कंट्रोल में रहता ज़्यादातर, वो ज़्यादातर हिस्सा था। जो मीडियम जिसकी पॉपुलेशन थी, उस हिस्से को ये दोनों शेयर करते थे, उसके अथॉरिटी उसके ऊपर, यानी इजरायली गवर्नमेंट और पैलेस्टीन अथॉरिटी। और जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद थी, जो सेटलमेंट के एरियाज थे, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज थे, वो पैलेस्टीन अथॉरिटी के अंडर रहते थे। तो जेनिन जैसा एरिया पैलेस्टीन अथॉरिटी के अंडर आता था। पर वहाँ की पुलिसिंग और वहाँ का सारा बिजली, पानी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब उनके हाथ में था। अब हुआ क्या कि रेजिस्टेंस तो वहाँ पे भी चलता ही रहा, और हमास भी पनप रही थी, इस्लामिक जिहाद भी पनप रहा था, जो रेजिस्ट करना चाहते थे हथियारों के साथ। अब इसराइल कहता था कि तुम इनको कंट्रोल करो। इसराइल की पावर ये थी असल में फलस्तीन अथॉरिटी के ऊपर कि सारा जो रेवेन्यू था, सारा जो टैक्स जमा होता था, वो सब इसराइल के थ्रू ही होता था, इसराइल के बैंक अकाउंटों के थ्रू। इसराइल कंट्रोल करता था, इसराइल ही वो रिलीज करता था जब दिल चाहे। बाहर का एड भी जो आता था वो इसराइल ही कंट्रोल करता था, अमेरिका से और यूएन से और सब जगहों से। तो अगर वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं कोऑपरेट करती इसराइल के साथ, तो वो उनका सब पैसा बंद कर देते। ना सैलरीज आती, ना कुछ तनख्वाह मिलती, ना कुछ चल पाता।
तो उनको करना ही पड़ता था। अब इस बार क्यों कर रहे हैं, तो उसकी लोग कई वजहें दे रहे हैं, पर जो मेन निकल के आ रही है वो ये है कि यहाँ पे कुछ सीज फायर होने वाला है गाजा में, और इसराइल का प्लान ये है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को शायद वहाँ पे कंट्रोल दे, या इस तरह का लालच दिखा रहे हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को कि हम तुम्हें गाजा में भी और वेस्ट बैंक में भी अथॉरिटी देंगे, तुम पहले करके दिखाओ, तुम कंट्रोल करके दिखाओ यहाँ पे वायलेंस। क्या इस झड़प का गाजा में चल रही जंग पर भी असर पड़ेगा? इसराइल ये प्रेशर बना रहा है पैलेस्टीन अथॉरिटी के ऊपर, जो PLO यानी फतह से निकली हुई है का हिस्सा थी, कि आप ये करेंगे तो हम आपको गाजा के ऊपर भी नियंत्रण देंगे, वहां पे भी कंट्रोल देंगे, पर हमें नहीं लगता कि आप गाजा में कंट्रोल कर पाएंगे हमास को। अगर आप करके दिखाएं यहाँ पे पहले वेस्ट बैंक में, जनीन में, तो फिर हम कुछ आपके ऊपर यकीन करेंगे कि आप जो है वो इसको जो इसको वो आतंक कहते हैं, आपको पता है अंग्रेजी कहावत है दैट वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर। तो आप पहले यहाँ पे करके दिखाओ इनको कंट्रोल, और फिर हम आपको वहां पे नियंत्रण देंगे। बड़ी खबर में इतना ही। अब अन्य खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर को कुवैत दौरे पर जा रहे हैं। 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत जा रहा है। इसके पहले 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी। पीएम मोदी के दौरे पर क्या क्या होने वाला है? पीएम और कुवैत की सीनियर लीडरशिप के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम मोदी कुवैत में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और कुवैत के बीच अलग अलग क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पीएम मोदी के दौरे से पहले 18 दिसंबर को विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया। लिखा, पीएम मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल सबा के न्योते पर कुवैत जा रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि कुवैत में राजशाही चलती है और वहां हेड ऑफ स्टेट होते हैं अमीर। ये मुल्क का सबसे ताकतवर पद होता है। कुवैत के सभी अमीर अल सबा डायनेस्टी के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री का कुवैत जाना किन मायनों में खास है, अब ये भी जान लेते हैं। कुवैत मिडिल ईस्ट में पड़ता है। ज़मीनी सीमा उत्तर में इराक और दक्षिण में सऊदी अरब से लगती है। कोस्ट लाइन करीबन 500 किलोमीटर लंबी है। 1961 में कुवैत को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। इसके बाद कुवैत से औपचारिक तौर पर संबंध स्थापित करने वाले सबसे पहले देशों में एक भारत था। इस वक्त कुवैत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को हेड करता है, इसलिए उसके मिडिल ईस्ट में अपनी एक अहमियत है। अब जब प्रधानमंत्री कुवैत जा रहे हैं तो इस दौरे से भारत को गल्फ देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने में मदद मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। इस संबंध में हमने जानकारों से भी बात की। पूछा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा किन किन मायनों में अहम होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने काफी गल्फ की जो मोनार्कीज थी, जो किंगडम्स थी, उन पे टाइम और एफर्ट स्पेंड किया है। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप डीपन हो, क्योंकि उन्होंने उनकी तरफ से भी एक चाहत देखी। उनकी तरफ से क्या चाहत है ये मैं आपको बताता हूँ। उनकी तरफ से हिंदुस्तान का क्या आकर्षण है। वो अब तक ज्यादातर अमेरिका पे डिपेंडेंट थे। अमेरिका में ही अपना सारा पैसा पूंजी वहीं निवेश करते थे, उनकी सिक्योरिटी पे भी निर्भर थे। अब वो चाहते हैं कि वो अमेरिका के अलावा कहीं और डालें पैसा। तो वो चाइना में भी डाल रहे थे पैसा, अब वो हिंदुस्तान में भी वो पैसा डालना चाह रहे हैं, क्योंकि इनके पास हर कंट्री के पास एक इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, फंड्स हैं, जो तेल से निकलता है पैसा उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो UAE भी हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। कुवैत ने भी $10 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं हिंदुस्तान में। सऊदी भी कर रहा है। तो कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रहे हैं पैसा, कहीं हमारे स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, कहीं हमारे जॉइंट वेंचर्स में डाल रहे हैं। तो कुवैत के साथ हमारा वो भी है एक बहुत ही अहम मुद्दा। और दूसरा है कि हमारे 10 लाख हिंदुस्तानी वहाँ पे काम करते हैं, जो अपनी रेमिटेंसेस पूंजी घर भेजते हैं, सेविंग भेजते हैं। तो वो भी एक है। कुवैत के साथ एक और खास बात है, इस मुल्क में कुवैती लोगों की जनसंख्या महज 31.7% है। बाकी के लोग अलग अलग देशों से आते हैं। यानी कुवैत की गलियों में अगर आपसे 4 लोग टकराएं तो समझिए उनमें से 3 कुवैती नहीं होंगे। अब इससे भी खास बात यह है कि उन 4 में से एक तो भारत का जरूर होगा। कुवैत में भारतीयों की जनसंख्या 21% है। भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, आम जनसंख्या की दृष्टि से भी और वर्कफोर्स की दृष्टि से भी। कुवैत भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से
से एक है। ये कहानी कुवैत में ऑयल रिजर्व्स मिलने से भी पहले शुरू हो गई थी। 1930 में कुवैत में ऑयल रिजर्व्स की खोज हुई। इसके पहले कुवैत की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर समुद्री व्यापार पर निर्भर थी। इसमें भी भारत का अहम रोल था। कुवैत से खजूर, मोती, अरबी घोड़े समुद्री रास्ते से भारत आते और बदले में लकड़ी, अनाज, कपड़े और मसाले कुवैत ले जाते। हालिया समय की बात करें तो दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में करीबन 90,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर है। इससे भारत की ऊर्जा ज़रूरतों का 3% पूरा होता है। कुवैत में भारतीय सामानों का एक्सपोर्ट 17,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू चुका है और ये सालाना 34% की दर से बढ़ भी रहा है। वहीं कुवैत भारत में कुल 1,27,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है और कुवैत की ओर से भारत में कुल 85,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का निवेश किया गया है। इसके अलावा कुवैत भारत का चौथा सबसे बड़ा LPG सप्लायर भी है। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। अगली खबर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी है। 19 दिसंबर को पुतिन ने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये कॉन्फ्रेंस पुतिन हर साल करते हैं। पॉइंट्स में जानते हैं कि अलग अलग मुद्दों पर वो क्या बोले। पहला मुद्दा सीरिया। पुतिन ने कहा कि रूस सीरिया में वर्तमान लीडरशिप से संपर्क में है और वे सीरिया में रूसी मिलिट्री बेसेस को बने रहने देने के लिए भी तैयार हैं। इसके अलावा पुतिन ने यह भी कहा कि सीरिया में असद सरकार का खात्मा रूस की हार नहीं है और इस पूरी व्यवस्था में सबसे ज़्यादा फायदा इजरायल उठा रहा है। पुतिन ने बशर अल असद से मुलाकात को लेकर सवाल पूछे जाने पर कहा कि अभी तक वो उनसे नहीं मिले हैं, लेकिन जल्द ही वो ऐसा करने वाले हैं। दूसरा मुद्दा ट्रंप। पुतिन बोले कि पिछले 4 साल से उन्होंने ट्रंप से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन वो ट्रंप से मुलाकात के लिए तैयार हैं। तीसरा, बाइडेन का अपने बेटे को क्षमादान देना। इस सवाल पर पुतिन बोले कि यहाँ बाइडेन ने इंसानियत दिखाई है और वो इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराएंगे। चौथा, यूक्रेन से जंग पर पुतिन बोले इस दौरान हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और हम अपने बुनियादी मकसदों को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। कुर्स्क क्षेत्र पर यूक्रेनी कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि हम जल्द ही उनसे अपनी जमीन वापस ले लेंगे, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता। पुतिन ने यह भी कहा कि हमें यूक्रेन पर हमला 2022 से भी पहले ही कर देना चाहिए था। पांचवा, यूक्रेन से बातचीत पर पुतिन बोले हम बातचीत और नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन ही ऐसा नहीं चाहता। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।